हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को विनय की तरफ से विनय नमस्कार। प्यारे दोस्तों, ऐसी डर की कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले ही बता दूं कि स्केरी स्टोरी सीरीज इस कहानी के सच होने की पुष्टि नहीं करता है। तो ये कहानी एक गवर्नमेंट टीचर की है जो एक गवर्नमेंट स्कूल में न्यूली ज्वाइन हुए थे। मास्टर जी का नाम विजय आर्या है। अब कहानी विजय की जुबानी। क्या आपको पता है कि काम इंसान की आत्मा उतनी खूंखार नहीं होती जितनी एक मानसिक बीमार इंसान की। वो रात दहशत की रात थी। 2 बजे रात को ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठी है और कुछ गुनगुना रही है। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर नहीं। मुझे लगा कि स्लीप पैरालिसिस है। बट जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, डिम लाइट में उसका गला सड़ा चेहरा देखा तो मेरी जीभ निकल गई। अगली रात तो और भी भयानक थी। चलो शुरू से बताता हूँ। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। बात फरवरी 2020 की है। बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे ये टीचिंग की जॉब मिली। मैं बहुत खुश था। तो ये स्कूल जयपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर पलसाना नाम के एक छोटे से शहर के पास था। रोज सुबह 4 बजे उठ के तैयार होता और 4:50 बजे तक स्टेशन पहुंच जाता। वहां से पलसाना की ट्रेन पकड़ता। फिर मैं पलसाना स्टेशन से बस लेकर गांव पहुंचता, जो कि पलसाना से 30 किलोमीटर दूर था। शाम को फिर से वही भाग दौड़। 4 बजे स्कूल से निकलता और बस पकड़। अगर मैं स्कूल का बताऊं तो ये स्कूल कम से कम 110 साल पुराना था, या उससे भी ज्यादा। इसे उस टाइम के एक लाला जी ने बनाया था। बाद में सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया। इसकी इमारत अभी भी उस जमाने की है। झरझर करती मोटी मिट्टी की बनी दीवारें काई के कारण हरी हुई पड़ी थी। बाबा आदम के जमाने के लकड़ी वाले दरवाजे और खिड़कियां, जिनसे चर चर की आवाजें आती रहती। ऐसा लगता रहता पता नहीं किस दिन ये गेट मेरे ऊपर गिर जाएगा। दीवारों से छूटता हुआ प्लस्तर चिल्ला चिल्ला कर मरम्मत की गुहार लगा रहे थे। छत की तरफ देखो तो सन 47 का पंखा झूलता हुआ दिखता। सरिया तो जैसे छत को चीर के झांक के देखता रहता। दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली दीवार पर ब्लैक बोर्ड था, या बोलूं कि वो नाम का ही ब्लैक था। जगह जगह से टूटा हुआ, तो कहीं सीमेंट से गड्ढे भरने की कोशिश की गई हो। पर अब इसे अपडेट कर दिया गया है। जैसे कॉमर्स और साइंस ब्लॉक बिल्कुल नए और आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस टीचिंग पीरियड में मैंने खुद को 2 बार मौत के करीब पाया। खैर, दूसरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। मैं डेली अप डाउन से बहुत थक गया था। मैं बेचैन सा रहने लगा। बहुत थकावट हो जाती थी क्योंकि मुझे ठीक से आराम नहीं मिल पा रहा था। मेरी सैलरी बहुत ही कम थी। उस टाइम सिर्फ 15,000 की जॉब थी ये। उसमें भी ईपीएफ और ईएसआई कट जाता तो 13,500 ही मिलता। इसमें कैसे सरवाइव करता। मेरी उम्र भी तो कम थी। शायद मैं अकेला ही ऐसा था जो इतनी कम उम्र में टीचर बन गया। मैं बस 23 साल का था उस टाइम। ना तो ज्यादा मेच्योर था और ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस। मैं तो किसी एंगल से टीचर लगता भी नहीं था। अक्सर स्कूल के न्यू स्टूडेंट्स मुझे फ्रेशर समझ लेते और भैया कह के बुलाते रहते। उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोलता उन्हें, पर जब उनकी क्लास में जाता तो उनका अच्छे से क्लास लगा था। मेरा राउडी अंदाज देख उन सबका मुंह खुले के खुले रह जाते। अप डाउन करते मुझे 1 महीना हो गया था। अब तो शरीर टूटने लगा था। हिम्मत ने जवाब दे दिया। रोज सुबह बेमन उठता और तैयार होकर स्कूल जाता। मैंने अपनी ये परेशानी अपने साथ के टीचर को बताया। उनका नाम प्रशांत था। अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी उनसे। उन्होंने बोला कि रूम या पीजी ले लो। मेरे दिल ने तुरंत बोला, नहीं नहीं, 13,500 सैलरी है। उसमें अगर 6-7 हजार का रूम ले लिया तो बचेगा क्या। मैंने ये बात उनसे शेयर कर दिया। हमारी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो भी मेरे जैसे न्यू ही थे स्कूल में। उसने बोला, यार देखो, तुम्हें क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए। बाथरूम, टॉयलेट और खाना, राइट। कपड़े तुम वीकेंड पे घर ले जाके धुलवा सकते हो। मैंने कहा हाँ, बस यही तो चाहिए। प्रशांत ने बोला, तो तुम इसी स्कूल में ही रह जाया करो ना, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। सुबह जल्दी उठ के अपने लैब के पास वाले बाथरूम में नहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। अपनी लैब में तुम कैटर रख लेना, उसी में चाय बना लिया करना। लंच टाइम तो मिड डे मील में खाना खा लेना और रात को टिफिन लगवा लेना। सिंपल। स्कूल का गेट 8 बजे तक खुले ही रहता है। जैसे मर्जी अंदर घूमो, मार्केट जाना, जाके 8 बजे तक वापस आ जाओ। मैं सब इमेजिन कर रहा था। मेरा तो सारा खर्चा ही बच जाएगा ऐसे। मुझे ये सब ठीक लग रहा था। मैं पहले बता दूं, मैं कोई कंजूस नहीं हूँ। मैं बहुत सारी मजबूरी से घिरा हुआ था।
तो मजबूरी में मुझे ये रास्ता सही लग रहा था। बस थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कभी रात को अकेले रहा नहीं, और जो सरकारी स्कूल दिन में इतने आकर्षित लगते हैं वही रात को भूतिया हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैं एक वेल एजुकेटेड टीचर हूँ, एमएससी की मैंने, और ये सब सोच रहा हूँ। चलो अभी मेरे हालात अच्छे नहीं, कुछ दिन मैनेज कर लेता हूँ, फिर कहीं रूम देख लूंगा। प्रशांत सर ने बोला, विजय जी कहाँ खो गए? डोंट वरी, तुम रात को अकेले नहीं होगे, यहाँ मंजू पियून भी यहीं रहती है। ये सुन के मैं खुश हो गया। अरे अरे, जो आप सोच रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं सोचा था वैसे, ठीक है। वैसे मंजू की 2 बेटियां भी थी जो शादी के योग्य थी। बड़ी वाली मुझे अक्सर देख के मुस्कुरा दिया करती थी, पर मेरे अंदर कभी उनको लेकर कोई गलत ख्याल नहीं थे। और आप सब अपना दिमाग कम चलाओ, ठीक है। मैं बस इसलिए खुश हुआ कि चलो कोई तो है सपोर्ट के लिए। बट मंजू का रूम मेन गेट के पास था, वो भी मेरे लैब से दूर, और ये स्कूल तो इतना बड़ा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 15 मिनट लग जाते। अगर ग्राउंड, लैब्स, क्लासेस, पांचों पार्क, कॉमर्स ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, ऑफिस को मिला दे तो कम से कम 5 एथलेटिक ग्राउंड जितना बड़ा ये स्कूल होगा। अंदर इतने बड़े बड़े पेड़, पूरा हरा भरा रहता था ये। शाम को लोग यहाँ सैर के लिए आते या फिर बैडमिंटन खेलने के लिए आते। प्रशांत ने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली। मैं खुश था। उस दिन घर आया, मैंने अपने एक बड़ी बैग में अपनी जरूरत का सारा सामान भर लिया, जैसे हफ्ते भर के कपड़े, कैटल, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, बिछोना, हल्का वाला तकिया और चादर। मैंने लैब की अलमारी के नीचे वाले खाने में बैग रख दिया। मैंने लैब के बड़े वाले टेबल को अपना बेड बना लिया। रोज टेबल को साफ करके अपना बिछोना वहां बिछा के सो जाता। अंधेरे से डरता था मैं, तो मैं लाइट ऑन करके उसे न्यूज़पेपर से कवर कर देता, तो बहुत मध्यम से रोशनी पूरे लैब में रहती। मंजू को मैंने अपने लैब में ठहरने का बता दिया था। मंजू रोज शाम को मेरे लैब गेट के दोनों साइड हल्दी और चावल गिरा देती और बोलती कि रात को बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, ये चावल हल्दी क्यों? तो उसने बोला, बस ऐसे ही, मेरी अच्छी कट रही थी। शाम को मंजू के पास चाय पीता, फिर मार्केट घूमने निकल जाता और 7 बजे तक लैब में वापस आ जाता। टिफिन वाला तो अपने वक्त का पूरा पाबंद था। मैं उसी टिफिन में खाता और वैसे पैक करके रख देता। मैं अपने लैब में बैठ के इंटरनेट चलाता, यूट्यूब देखता और फिर सो जाता। सुबह उठता तो कभी स्टाफ टॉयलेट में या फिर स्टूडेंट टॉयलेट में फ्रेश होता। नहाने के लिए मैंने एक बाल्टी मंजू से ले रखी थी और मैं लैब के सामने वाले पार्क में ही नहा लेता, क्योंकि वहां पे पानी का कनेक्शन था। इतनी सर्दी में भी मेरी कुल्फी जम जाती थी। बच्चों के आने से पहले मुझे रेडी होना पड़ता था। बस यही सिलसिला चलता रहता और वीकेंड में मैं अपने गंदे कपड़े लेके घर वापस आ जाता। 19 मार्च को बोर्ड्स एग्जाम्स में मेरी ड्यूटी थी, तो उस दिन मैं लेट हो गया तो घर नहीं जा पाया। तो मैंने यहीं स्टे करने का फैसला किया। 6 बजे पता लगा कि मंजू के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे लेके जयपुर चले गए। मैं रोजाना की तरह वही काम करता, यूट्यूब देखता, इंटरनेट चलाता और फिर सो जाता। आज मंजू ने गेट पर हल्दी चावल नहीं गिराया था। रात को मुझे लैब के पास किसी के चलने की आहट हुई। मैं उठ गया। सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। ऐसा लगा कि चोर हो सकते हैं। मैंने लैब के बाहर जाना ठीक ना समझा, क्योंकि उनके पास हथियार भी हो सकते थे। कुछ देर बाद गेट के पास फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, बट ये किसी औरत की आवाज थी। मुझे लगा कि शायद मंजू वापस आ गई होगी। गेट के बाहर गया तो कोई ना था। यह अंधेरे पक्ष चल रहा था, तो रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत डरावना दृश्य लग रहा था सारा। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और चल पड़ा। बाहर कुत्ते, झिंगुर और उल्लू अपने अपने सुर में लगे हुए थे। मैं मंजू के रूम तक जाके देखने का सोचा। मैं चुपचाप रास्ते को देख के चल रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सर उठा के यहाँ वहाँ देख सकूं। मैंने दूर से देखा कि एक औरत मंजू के गेट पर खड़ी है। मुझे लगा कि मंजू ही है। मैंने चलते चलते दूर से ही बोला, अंकल ठीक है अब? उसने में जवाब दिया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद जल्दी में होगी या परेशान होगी। चलो कोई बात नहीं, सुबह पूछ लूंगा मैं। ऐसे ही मैं चुपचाप अपनी लैब की तरफ वापस आ गया। अलग ही शांति थी अब तो। ना ही कुत्ते भौंक रहे थे, ना ही उल्लू और ना ही झिंगुर। मैं अपनी लैब में पहुंच गया।
पर अचानक से मुझे अंदर सर्दी से लग रही थी, जबकि थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था। मैं अपनी चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ देर यूट्यूब देखने के बाद मैं सो गया। शायद नींद लगी ही होगी। मैं कोई सपना देख रहा था। सपने में मैं खुद को ही सोता हुआ देख रहा था और मेरे पास कोई आकृति बैठी हुई थी, मेरे सर के पास। मैं चौंक गया। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, हाथ पैर पटकना चाहता था, बट ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे बहुत जोर से बांध के लिटाया हो। पूरा असहाय सा था मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये। कुछ ऐसा हुआ कि उस चीज को मेरे मन की बात पता चल गई। मुझे थोड़ा सा ढीलापन लगा। मैंने अपनी आंखें खोली। उसमें मेरा मुंह दीवार की तरफ था। मैंने अपनी गर्दन दूसरी साइड घुमाई, जिस साइड वो बैठी थी। वो सर झुकाकर बैठी थी। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से उसने अपना सर उठाया और जो मेरे सामने था वो देखकर मैं हिल गया। बल्ब की मध्यम रोशनी में भी मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसके सर पर दुपट्टा या घूंघट सा था। उसका पूरा चेहरा गल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे चेहरे से चमड़ी उखड़ रही हो। कहीं कहीं गहरे जख्म थे। एक आंख जैसे थी ही नहीं और दूसरी बिल्कुल सफेद, और कुछ राजस्थानी एक्सेंट में बोल रही थी वो, बोलिए सर, आपने मारे को लड्डू ना खिलाया। और जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसकी हंसी कानों में चुभ रही थी। मैं मैं बहुत बेचैन सा हो गया और छटपटा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो हनुमान चालीसा आती है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था, बट मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। फिर वो हवा में उड़ने लगी और बहुत तेजी से मेरी तरफ आने लगी। मैं हकबका के उठ गया। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर मुझे चैन की सांस आई। क्या ये सच में कोई बुरा सपना था? मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाके थोड़ा आराम मिला। सच में बहुत डरावना सपना था। टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। अब नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ के बाहर टहलने के लिए निकल गया। मुझे पता था थोड़ी देर में लोग सैर के लिए आने लगेंगे। मैं बाहर टहल रहा था। फिर मैं छत पर चला गया। रात तो अभी भी बहुत थी, बस अंदर उम्मीद थी कि जल्दी से सुबह हो जाएगी। छत पर खड़े होकर मैं आसपास का नज़ारा देख रहा था। ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर गुदगुदी कर रही थी। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, पर लैब के पीछे वाले जामुन के पेड़ का एक हिस्सा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था, पर बाकी के सारे पेड़ स्थिर खड़े थे। हवा इतनी भी तेज नहीं चल रही थी। मैं अपने साथ हुई रात की घटना के बारे में सोच रहा था कि वो सब क्या था। स्लीप पैरालिसिस था, या बुरा सपना था, या सच में कोई थी वहाँ। मैं इसी उधेड़पुन में बैठा था कि रात को क्या हुआ। तो काली रात में पूर्व दिशा से एक अलग सा रंग चढ़ने लग गया था। सुबह होने को थी। अब धीरे धीरे लोग दिखने लगे, पहले एक फिर एक। मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। रोजाना की तरह फ्रेश हुआ, ब्रश किया और पार्क में नहा के रेडी हो गया। बाहर मार्केट में निकला तो देखा कि गिन चुन के लोग ही बाहर थे और सारी दुकानें बंद थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शुक्र है चाय की टपरी खुली थी। वहाँ चाय पिया। उसने मुझसे पूछा, मास्टर जी आप घर नहीं गए? मैंने बोला बोर्ड्स एग्जाम में ड्यूटी थी इसलिए नहीं गया। चाय वाले ने कहा, सर आपको चले जाना चाहिए था, आज कोई बस या सवारी भी नहीं मिलेगी। मैं भी 10 बजे घर चला जाऊंगा, आज जनता कर्फ्यू है ना। मैं तो भूल ही गया था कि आज जनता कर्फ्यू है। अब क्या करूंगा मैं चाय पी के वापस आ गया। इसी सोच में डूबा था मैं। चलो आज जनता कर्फ्यू है, कल तो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो, कोविड के कारण कर्फ्यू आगे बढ़ गया तो मैं तो यहीं फंस जाऊंगा। ये सोचते सोचते मैं स्कूल पहुंच गया। वहाँ मंजू का गेट दिखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। ये क्या बात हुई, कल रात आके इतनी जल्दी चली भी गई। आज तो कोई सवारी भी नहीं मिली होगी उसे, तो कैसे गई होगी? शायद कार बुक करके गई होगी। मैं अपनी लैब में बैठा था, मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा था। सोचा कि मंजू को कॉल करके हालचाल पूछ The लूं, number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं कभी यूट्यूब चलाता तो कभी बुक रीड करता। जैसे तैसे दिन बीत गया। पापा का कॉल आया, बोले कि लॉकडाउन लग गया है, अब ना ही कोई आ सकता है और ना ही कहीं जा सकता है। उनकी आवाज़ में परेशानी दिख रही थी। मैंने कंफर्म करने के लिए मशहूर
न्यूज़ चैनल ऑन किया। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। वो खबर सुन के कन्फर्म हो गया कि लॉकडाउन लग चुका है। अब मुझे चिंता होने लगी कि क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा अकेले यहाँ। टिफ़िन वाले ने भी आने के लिए मना कर दिया। मुझे मंजू का कॉल आया। मैंने हाल चाल पूछा। बोली कि नीतू के पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया। उसने मेरा हाल पूछा और बोली, सर आप ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कल रात आके और सुबह इतनी जल्दी चली भी गई। मैंने तुमको कल रात को बुलाया था, तुमने करके बस गेट बंद कर दिया। मंजू ने कहा, सर क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो कल से हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से गई ही नहीं। उसकी आवाज़ में डर की झलक दिख रही थी। सर आपने अपने गेट पे हल्दी चावल गिराया था कि नहीं? हम जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल आ गए थे, माफ़ करना हमें। मैंने कहा, नहीं मेरे पास हल्दी चावल नहीं है, चाय पत्ती और चीनी है, गिरा सकता हूँ क्या? मैंने मजाक के लहजे में बोला, पर मंजू सीरियस लग रही थी। मैंने कहा, सर आपने सच में कल मुझे देखा? मैंने कहा, हाँ बाबा, तुमने फटाक से गेट बंद कर दिया था। नहीं सर, वो मैं नहीं थी। बताओ तो क्या बात है? मैंने कहा, सर कुछ भी हो जाए, आप हल्दी चावल अपने गेट पर गिरा देना और बाहर ना निकलना। एक समय फ़ोन कट हो गया। दोबारा किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कल रात जो कुछ हुआ और मंजू की बातों ने मुझे सोच के समुंदर में डुबा दिया। बार बार वही सब मेरे दिमाग में घूमता रहता। शाम हो गई। मेरे पास बस एक मैगी का पैकेट और एक बिस्कुट का पैकेट था। चाय बनाने के लिए केटल तो थी, चीनी भी थी, चाय पत्ती भी थी, बस दूध नहीं था। रात हो गई। मैंने मैगी बनाई और काली चाय पी ली। बिस्कुट मैंने कल के लिए बचा के रख लिए और यूट्यूब देखने लग गया। 10 बज गए। चारों तरफ सन्नाटे का आतंक बिखर गया। कहीं से इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि इस दुनिया में मैं अकेला इंसान बचा हूँ। 10:30 बज गए। कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी और झिंगुरों की महफिल भी सज गई। कभी कुछ आहट हुई, जैसे बाहर कोई तो था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बाहर चला गया। इतना खूब अंधेरा था। मंजू के गेट पर गया तो वहाँ ताला लगा था। फिर मुझे मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मैं फिर से मंजू का रूम देखने के लिए पलटा तो मेरे सामने वही कल रात वाली आकृति खड़ी थी। मैं डर गया और भागते हुए अपनी लैब में आ गया। मैं गेट अच्छे से बंद कर दिया। लाइट ऑन करके ही रखूंगा आज, पर मेरी लाइट झिलमिलाने लगी। लैब के कॉर्नर वाले अलमारी के पास कोई खड़ी दिखाई दे रही थी। फिर वो बैठ गई और वहीं रोने लगी। वो कभी इस कोने में रोती तो कभी उस कोने में। मेरी डर से फटी पड़ी थी। अचानक से वो हंसने लगी। मेरा तो सर फट रहा था। डर के मारे बुरा हाल था मेरा। वो फिर से खड़ी हुई, हवा में उड़ने लगी। वो तेजी से मेरी तरफ आई और खड़ी हो गई। ये कल रात वाली चुड़ैल ही थी। वही गला हुआ चेहरा, एक फूटी आंख और दूसरी सफेद। तब घिनौना मंजर था ये। मैं डर के अपनी चादर से मुंह छुपा लिया। फिर सब शांत हो गया। मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। शायद रात के 2 बज रहे होंगे। मेरी आंख खुली तो देखा लैब के टेबल पर नहीं था। मैं उसी जामुन के पेड़ के नीचे पत्तियों के ढेर पर लेटा था। इधर उधर देखने लगा। अचानक मेरी नज़र पेड़ की एक डाली पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत फांसी पर झूल रही हो। उसकी गर्दन एक साइड झुकी थी, हाथ पैर अकड़े हुए लग रहे थे। मैं रोने लगा और पीछे खिसकने लगा। तभी उस बॉडी में हलचल होने लगी। उसके हाथ पैर हिलने लगे। वो जोर जोर से झूलने लगी, जैसे कोई झूला हो। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, आओ दोनों साथ में झूलते हैं, बहुत मजा आएगा।
और हाथ फैला के मुझे बुलाने लगी। मैं जोर जोर से रोने लगा। मास्टर जी, मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। इन दोनों मिलके इस स्कूल का डिसिप्लिन ठीक करेंगे। पहले तो अश्वनी सर का लेट आना बंद करना पड़ेगा। कंप्यूटर वाले की कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि वो थ्योरी की क्लास नहीं लगाता, छुट्टी से पहले ही आते बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। चलो हम दोनों स्कूल को सुधारेंगे। मैं बोला मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे मार के कुछ नहीं मिलेगा। मैं इकलौता हूँ, परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पर। मेरी सैलरी भी इतनी नहीं कि मैं पीजी ले सकूँ बाहर। मैं चला जाऊँगा, नहीं रहूँगा यहाँ आपसे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो हवा में तेजी से उड़ते हुए मेरी तरफ आई, तो अब मेरे गाल पर उसने थप्पड़ मार दिया। पता ही ना चला, पहले एक फिर दो। मुझे बस दर्द हो रहा था बहुत तेज। मास्टर जी, एक बार कहने पर समझ नहीं आता, हमें स्कूल को सुधारना है। वो मुझे मेरे पैरों से पकड़ के घसीटने लगी। नीचे कंकर, पत्थर, घास पत्ती, डालियों के कारण मेरी पीठ छिल रही थी। जानते हो, ये चामुन ही मेरा ऑफिस है। तुम्हारा ऑफिस उस तरफ बनाएंगे। उसने कांपते हाथ से एक डाली की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि ये क्या करने वाली है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। उसके खूंखार नाखून मेरे पैर की मांसपेशियों में धंस चुके थे। उसने देखते देखते मुझे उल्टा लटका दिया मेरे पैरों से। मेरे पैंट की जेब से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, आराम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। कितनी देर तक बेहोश था कुछ नहीं पता। मेरी आंख लोगों के शोर से खुली। लोग सैर के लिए आ रहे थे, पर झाड़ियों में होने के कारण किसी की नज़र मेरी तरफ ना पड़ी। मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरा मुंह, मेरी पीठ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। मैं जैसे तैसे चलते हुए लैब की तरफ गया और एक बार पलट कर उस जामुन के पेड़ को देखने लगा। उसका एक हिस्सा वैसे ही हिल रहा था और उस डाल पर लग रहा था कि वो बैठी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लोग मुझे देख रहे थे बस। मैं लैब में पहुंच के प्रशांत को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसे अपने जख्मों की फ़ोटो सेंड की और उसे घर जाने के इंतज़ाम करने को बोला। मैं सारा लॉकडाउन उस चुड़ैल के साथ यहाँ नहीं बताना चाहता और ना ही मरना चाहता था। उसने बोला, ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, लॉकडाउन लग चुका है। हम मेडिकल इमरजेंसी दिखा सकते हैं और तुम्हें जयपुर भेज सकते हैं। मैं ठाकुर डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजता हूँ। वो तुम्हारे जख्म की मलहम पट्टी कर देंगे और मेडिकल रिपोर्ट भी बना देंगे और उसके क्लिनिक वाले एम्बुलेंस से तुम्हें जयपुर छोड़ देगा और वो पैसे ज़्यादा ले। मुझे सब मंजूर है। उसके फ़ोन रखने के 1 घंटे बाद ठाकुर डॉक्टर आ गया। मैंने सारी बात बताई उन्हें। उन्होंने पहले मेरा मुंह सूंघा। उन्हें लगा कि मैं नशे में हूँ। उसने मेरी बात का यकीन ना किया। उसने जयपुर जाने के 12,000 रुपये मांगे। मेरे पास कोई और चारा न था। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने अपना सामान पैक किया और एम्बुलेंस के एक किनारे रख दिया। लैब को लॉक करके चाबी मंजू के दरवाजे के नीचे से सरका दिया। दवाई का असर हो रहा था। अब दर्द उतना ना था। 3 घंटे में मैं अपने घर पहुंच गया। पूरे रास्ते इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। मम्मी ने ओझा जी को घर पे बुला के मेरी झाड़ फूक करवाई। पूरा लॉकडाउन हो गया था। अब क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी थी। मैंने साथ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया था। इसमें से मुझे ट्रांसफ़र मिल भी गया। ये स्कूल मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था बस। कुछ दिन बाद मंजू का फ़ोन आया। मैंने उसे सारी बात बताई। मंजू ने कहा कि वो रानूवती थी। कौन रानूवती? रानूवती मुझसे पहले यहाँ की पीएन थी, बट धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वो स्कूल की देखभाल पर ध्यान नहीं देती। रोज बंधन के तैयार हो जाती और खुद को प्रिंसिपल समझने लगी। स्टाफ पर ऑर्डर कसती। जब उसे डांटते तो वो गालियां देती। कभी कभी बच्चों को मारने लग जाती।
तो कभी स्टाफ के ऊपर, कभी ईंट या कभी पत्थर फेंक देती। पूरा स्कूल उससे परेशान था। सबने मिलके उसे स्कूल से निकाल दिया। एक दिन उसने जामुन के पेड़ पर खुद को फांसी लगा के खुद को ख़त्म कर दिया। तब से स्कूल में कुछ ना कुछ गलत होने लगा। कभी मिड डे मील के सिलेंडर में आग लग जाती, बार बार बिजली खराब हो जाती, कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर सड़ जाते, कभी लैब का सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता। पूजा अमन होने व पुजारी ने मुझे स्कूल में रहने से मना कर दिया, पर किसी न किसी को तो स्कूल में रहना पड़ेगा स्कूल की देखभाल के लिए। तो पुजारी जी ने रोज रात मुझे अपने दरवाजे पर हल्दी चावल डालने को बोला और साथ में एक दिया जलाने को बोला। इससे वो कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती। पर आप बहुत खुश नसीब हो कि कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन खुला, मैंने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया। कभी कभी प्रशांत से बात होती रहती। एक दिन उसने बताया कि मंजू ने भी आत्महत्या कर ली। उसी जामुन के पेड़ से लटक के उसके पैरों पर जख्म थे, पेट बुरी तरह छिल चुकी थी। मैं समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। मुझे उसकी वो लाइन याद आ गई कि सर आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको कुछ नहीं हुआ, पर शायद मंजू इतनी खुश नसीब ना थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे डर की कहानी सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना ले। इसी साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखना। जय माता दी।